रोमन साम्राज्य के उत्थान और पतन पर पर्यावरण का कैसे प्रभाव पड़ा, इसका अन्वेषण करें। हम अक्सर इतिहास को महान और भयानक नेताओं द्वारा घड़ी गई एक कभी न खत्म होने वाली कहानी के रूप में देखते हैं। हम इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि प्रकृति उस कहानी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों की जलवायु डेटा में रुचि बढ़ रही है, जो वृक्ष के छल्ले, ग्लेशियरों, गुफाओं और मानव अवशेषों में छिपी हुई है। ये जानकारी इतिहासकारों को यह समझने में मदद करती है कि हमारी दुनिया अतीत में कैसी दिखती थी और कैसी महसूस होती थी। रोमन साम्राज्य का उदय और पतन पृथ्वी के जलवायु इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि के साथ हुआ, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हम रोम के उत्थान या पतन के लिए प्रकृति को पूरी तरह से दोष नहीं दे सकते, हालांकि प्रकृति भी महत्वपूर्ण थी। जैसा कि यह वीडियो दिखाता है, रोमन इतिहास और पर्यावरण इतिहास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस वीडियो में जानें, यह लेख जलवायु लॉटरी, रोमन कमी और बिना गर्मी के वर्ष पर चर्चा करता है। समृद्ध रोमन साम्राज्य में भी जीवन कठिन था। शिशु मृत्यु दर अधिक थी। जीवन प्रत्याशा आमतौर पर 25 वर्ष थी। मोटर चालित वाहनों या टेलीफोन के बिना यात्रा और संचार धीमा था। हालांकि सीमित थे, फिर भी रोमनों ने पूरे पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में एकजुट साम्राज्य बनाया। जैसे जैसे साम्राज्य और उसके शहर बढ़ते गए और आबादी बढ़ती गई, वैसे वैसे रोमनों को पर्यावरण से अधिक संसाधन लेने पड़ते थे। हालांकि उन्हें कभी भी भोजन संकट का सामना नहीं करना पड़ा या कठिन भूमि पर खेती नहीं करनी पड़ी। किताबों के दीवाने हो, समय कम है, कहानियों की दुनिया में खोने का मन है, बुक बाइट्स आपके लिए लाता है। किताबों का रस छोटे पैकेज में। जल्दी से जानिए कौन सी किताब आपके लिए है। अगला एडवेंचर चुनें और साथ मिलकर किताबों की बातें करें। अभी सब्सक्राइब करें और किताबों की जमात में शामिल हों। वर्ड बुक बाइट्स, किताबों की दुनिया। क्यों? रोमन अपेक्षाकृत सुखद वातावरण में रहने के लिए धन्य थे। इसका मतलब है, एक असाधारण रूप से अच्छे जलवायु ने रोमन साम्राज्य को फलने फूलने में मदद की। दूसरी शताब्दी ईस्वी तक रोमन साम्राज्य ने अपना विकास रोक दिया था और अपने विशाल क्षेत्र में शांति स्थापित कर ली थी। अधिकांश परिस्थितियां अच्छी थीं। आर्थिक उत्पादन अधिक था, भोजन भरपूर मात्रा में था और अकुशल श्रमिकों के लिए भी आय बढ़ रही थी। रोमन जलवायु इष्टतम आरसीओ ने रोम के विकास को ईंधन दिया। आरसीओ अपने स्थिर, गर्म और नम जलवायु के साथ अंतिम 2 शताब्दियों ईसा पूर्व से पहली 2 शताब्दियों ईस्वी तक चला। आरसीओ के दौरान सूर्य ने सामान्य से अधिक गर्म किया। पहली शताब्दी ईस्वी में तापमान पिछले 150 वर्षों की तुलना में अधिक था। ज्वालामुखी लगभग न के बराबर थे। ज्वालामुखी राख से सूर्य को अवरुद्ध करने से उत्पन्न होने वाला कोई भी निम्न तापमान नहीं हुआ। इन परिस्थितियों ने रोमन साम्राज्य को बहुत लाभ पहुंचाया। गर्म और नम वातावरण के कारण किसान पहाड़ों पर गेहूं और जैतून का उत्पादन कर सकते थे, जो वे आजकल नहीं कर सकते। उत्तरी अफ्रीका फलदायक था, जो साम्राज्य के बड़े हिस्सों के लिए अनाज का उत्पादन करता था। आज वह क्षेत्र निर्यात से अधिक अनाज का आयात करता है। जलवायु ने रोम को फलने फूलने में मदद की, लेकिन सफलता एक कीमत के साथ आई। रोमन साम्राज्य के कई व्यापार मार्गों और मजबूत संपर्क ने घातक बीमारियों को बढ़ावा दिया। दुनिया की आबादी की हाइट में बहुत फर्क होता है, तो क्यों? पोषण एक बड़ा कारण है। आर्थिक तरक्की और खाने पीने के बेहतर चीजों की वजह से कई देशों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। उदाहरण के लिए 1850 में डच आदमियों की औसत हाइट 164.5 सेंटीमीटर थी। अब औसत हाइट लगभग 20 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो रोमन लोगों के बारे में, रोमन मर्द और औरत दोनों छोटे थे। इनकी औसत हाइट क्रमशः 164 और 100.2 सेंटीमीटर थी। रोमन साम्राज्य से पहले और बाद के इटली के लोग रोमन लोगों से लंबे थे। ज्यादातर रोमन लोग अच्छा खाते थे। गरीबों को भी जानवरों का और समुद्री प्रोटीन मिलता था, जो हाइट बढ़ाने में मदद करता है। उनकी छोटी हाइट की वजह शायद बीमारी थी, बुरा खाना नहीं। बीमारी हमेशा रोमन समाज का हिस्सा थी। जिन चीजों ने रोमन साम्राज्य को मजबूत बनाया, उन्हीं चीजों की वजह से बैक्टीरिया और वायरस भी तेजी से फैलते थे। सड़क और समुद्री रास्तों से जुड़े हुए घनी आबादी वाले शहरों में बीमारी बहुत जल्दी फैलती थी। रोमन शहर गंदे थे और वहां संक्रामक बीमारियां तेजी से फैलती थीं। वे आंतों के परजीवी जीवों के लिए एकदम सही जगह थीं। शहरों में पानी लाने और निकालने के लिए जल सेतु होते थे। इनसे पीने और नहाने का पानी मिलता था और शहरों के गटर साफ होते थे।
लेकिन कचरा निकालने का सिस्टम खराब था, क्योंकि ज्यादातर रोमन लोग रात का सामान रखने के बर्तन या खुले गड्ढों वाले शौचालय इस्तेमाल करते थे, क्योंकि घरों के शौचालय कम ही कभी शहर के गटर सिस्टम से जुड़े होते थे। किसान खाद के लिए इंसानों का मल भी खरीदते थे। इस वजह से रोमन लोग शायद राउंड वॉर्म और टैप वॉर्म से बहुत परेशान रहते थे। रोमन साम्राज्य में साल भर होने वाली मौतों का पैटर्न और भी ज्यादा खतरनाक बीमारियों की तरफ इशारा करता है। सभी रोमन लोगों के लिए साल का सबसे खराब वक्त देर से गर्मियों से लेकर शुरुआती शरद तक का होता था, जब खाने से होने वाले पेट और आंतों के इन्फेक्शन जैसे टाइफाइड और पेचिश फैलते थे। चूंकि बूढ़े लोगों को सांस की बीमारियों का खतरा ज्यादा होता है, इसलिए उनके लिए सर्दी सबसे खराब मौसम होता था। रोमन लोगों की सेहत कभी पूरी तरह से ठीक नहीं थी, लेकिन एंटोनाइन प्लेग ने आबादी को बहुत नुकसान पहुंचाया, जिससे हालात और भी खराब हो गए। दलदल, घनी घास वाले बहुत बड़े पानी के इलाके मच्छरों की पसंदीदा जगह होते हैं। रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम ऐसे ही एक दलदल पर बनी थी। रोम के चारों ओर दलदल थे और वहां फव्वारे, कुंड और शहर के बगीचे जैसे बहुत सारे पानी के काम आने वाले ढांचे थे, जो मच्छरों को अपनी तरफ खींचते थे। अब मच्छर परेशान करते हैं। इससे भी बदतर, ये कई खतरनाक बीमारियों को फैलाते हैं। रोम में मच्छरों से फैलने वाली सबसे बड़ी बीमारी मलेरिया थी। एंटोनाइन प्लेग, जिसने साम्राज्य को घुटनों पर ला खड़ा किया, उसने भूखमरी और बुखार से भी ज्यादा साम्राज्य को तबाह किया। एंटोनाइन प्लेग ने रोमन साम्राज्य को आर्थिक रूप से तबाह कर दिया। कहा जाता है कि एंटोनाइन प्लेग तब फैली जब सेल्यूसिया की घेराबंदी के दौरान एक रोमन सैनिक ने अपोलो मंदिर में रखा हुआ डिब्बा खोला। उन्होंने बताया कि उस डिब्बे से एक खतरनाक गैस निकली और पूरे साम्राज्य में फैल गई। अब हम जानते हैं कि ये प्लेग, शायद चेचक, पूरे साम्राज्य में उस वक्त भी मौजूद थी जब ये खतरनाक गैस निकली थी। 166 ईस्वी से शुरू होकर ये कम से कम 8 सालों तक रोम को तबाह करती रही। रोमन साम्राज्य की साधारण नर्सिंग जैसी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं ने शायद इस महामारी को थोड़ा कम किया होगा। फिर भी इसके बहुत बुरे नतीजे हुए। इतने समय पहले हुई किसी महामारी को आंकना मुश्किल है। हालांकि अनुमानों के मुताबिक 200% से लेकर आबादी का 1/3 हिस्सा मर गया था। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था कि बीमारी की गंभीरता के चलते सेना में जल्दबाजी में गुलामों और डाकुओं को शामिल करना पड़ा। 160 ईस्वी के दशक के आखिर में साम्राज्य को ज्यादा सिक्के बनाने में मदद करने वाली शाही चांदी की खदानें बंद हो गईं। आर्थिक तबाही आ गई। आबादी कम होने से जमीन की मांग और कीमत गिर गई। मजदूर कम हो गए और उत्पादन में काफी गिरावट आई। एंटोनाइन प्लेग ने भले ही रोमन साम्राज्य को पूरी तरह से खत्म नहीं किया, लेकिन इसने सिस्टम को कमजोर कर दिया, जिससे वो भविष्य के हमलों का सामना करने में कम सक्षम हो गया। रोम, ईस्वी सन 248। पहली नजर में शहर वैसा ही लगता है जैसा एक पीढ़ी पहले अपने चरम पर था। हालांकि गहराई से देखने पर पता चलता है कि पहले जैसी शानो शौकत, खुशहाली और स्थिरता कम हो गई है। सबसे पहले शहर के सिक्के, जो मूल रूप से असली चांदी के हुआ करते थे, अब पतली चांदी की परत चढ़ाए हुए धातु के टुकड़े बनकर रह गए हैं। पहले खुले शहर को अब पत्थरों से मजबूत बनाया गया है। ईसाई धर्म, एक अज्ञात संप्रदाय, लोगों के बीच तेजी से फैल रहा है। रोम अपने पहले पतन का सामना कर रहा है। भयानक सूखा, एक नई बीमारी और बर्बर लोगों के हमलों ने इस तबाही को मचाया। 3री शताब्दी में रोमन साम्राज्य पहली बार गिरा। 4 साल पीछे चलते हैं। अभिजात वर्ग का फिलिप 244 ईस्वी में रोम का सम्राट बना। उसके शासन ने शुरुआत में स्थिरता प्रदान की, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। अगले कुछ वर्षों में साम्राज्य को पूरे साम्राज्य में आंतरिक विद्रोहों और डेन्यूब और पूर्व की ओर से बर्बर लोगों के हमलों का सामना करना पड़ा। फिलिप की 248 ईस्वी में हत्या कर दी गई और 2 दशकों तक सिंहासन हथियाने के लिए धोखेबाजों के बीच लड़ाई चलती रही। रोमन जलवायु इष्टतम आरसीओ खत्म हो रहा था और लेट रोमन ट्रांजिशन, देर से रोमन संक्रमण शुरू हो रहा था। इस युग में सूर्य की गतिविधि कम थी और ठंड ज्यादा थी। ऑल्प्स के ग्लेशियर हजारों साल पिघलने के बाद वापस लौट आए। उत्तरी अफ्रीका और फिलिस्तीन में भयंकर सूखा पड़ा। अंत में कमजोर या बिल्कुल न होने वाली नील नदी की बाढ़ ने इस क्षेत्र को अनाज उगाने के लिए जरूरी पानी और गाद से वंचित कर दिया। साम्राज्य पहले से ही कमजोर था।
इसलिए वह 239 ईस्वी में शुरू हुई 13 साल लंबी साइप्रियन की महामारी के लिए तैयार नहीं था। चश्मदीदों के अनुसार इबोला जैसा कोई फिलोवायरस हर दिन कम से कम 5000 लोगों को मार सकता था। ईस्वी सन 260 तक साम्राज्य टूट गया। रोमन पैसों में चांदी की मात्रा लगातार घटती रही, जिससे उसका मूल्य कम होता गया। इसलिए चीजों के दामों में भी बहुत उतार चढ़ाव होता था। सैन्य हार, मुद्रा का अवमूल्यन और साम्राज्य का टूटना गैलेनस की 268 ईस्वी में हत्या का कारण बना। गनीमत रही कि क्लॉडियस द्वितीय ने गद्दी संभाली। उसके शासन ने साम्राज्य को फिर से जिंदा कर दिया। तीसरी और चौथी शताब्दी के आखिर में रोमन साम्राज्य का दबदबा दुनिया भर में था। इस दौरान कई सुधार हुए। इनमें डायोक्लेटियन के सुधार भी शामिल थे, जिसने विशाल साम्राज्य को नियंत्रित करने के लिए टेट्रार्ची बनाई, जिसमें 4 शासक थे। सेना का पुनर्गठन और मुद्रा को स्थिर करने से बाजार फिर से चलने लगे। डायोक्लेटियन के बाद सैन्य अधिकारी का बेटा कॉन्स्टेंटाइन आया। कॉन्स्टेंटाइन एक विवादास्पद शख्सियत ने कॉन्स्टेंटिनोपल में दूसरी सीनेट की स्थापना की। वहां की आबादी कम ही समय में 10 गुना बढ़ गई, 30,000 से 300,000 हो गई। साम्राज्य अपने सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहा था, लेकिन ये शांति ज्यादा समय तक नहीं चलने वाली थी। छोटी की बात, रोमन साम्राज्य पहले पतन के बाद फिर से मजबूत हुआ, लेकिन अंततः असफल रहा। कॉन्स्टेंटाइन ने साम्राज्य को स्थिर कर दिया। सुखद वातावरण और लगातार बारिश के कारण साम्राज्य में उस वक्त कम बीमारियां थीं और ज्वालामुखी नहीं फटते थे, लेकिन दुनिया भर में चीजें इतनी अच्छी नहीं थीं। मध्य यूरोप से लेकर पूर्वी एशिया तक फैले यूरेशियन स्टेप में बहुत सूखा पड़ा। इससे अकाल पड़ा और लोग भूखमरी से मरने लगे। बढ़ते राजनीतिक तनाव के साथ पश्चिम में एशिया से लोगों का आना बढ़ गया। 300 के दशक के मध्य में हुणों ने हिजरत करनी शुरू कर दी। पश्चिमी स्टेप के गोथ हुणों के गुस्से और बेहतर हथियारों के सामने हार गए। 376 ईस्वी में जब हूण चले गए तो 1 लाख से ज्यादा गोथ रोमन साम्राज्य में शरण लेने के लिए भाग गए। रोमन लोगों को गोथ शरणार्थी पसंद नहीं थे। रोमन क्रूरता के चलते, जिसमें माता पिता को अपने बच्चों को कुत्तों के खाने के लिए बेचने पर मजबूर किया जाता था, गोथों ने विद्रोह कर दिया। 9 अगस्त 378 ईस्वी को एड्रियानोपल की लड़ाई रोमन साम्राज्य की सबसे बड़ी हार थी। 20,000 सैनिक मारे गए। सेना कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई। पश्चिमी रोमन साम्राज्य जल्द ही गिर गया। इसके 2 चरण थे। पहला 405 ईस्वी में शुरू हुआ, जब गोथों के हमलों ने रोम को अस्थिर कर दिया और उसे लूट लिया। दूसरा चरण 450 ईस्वी के दशक में अतिला के नेतृत्व में हंस द्वारा गौल और इटली पर आक्रमण था। पश्चिमी रोमन साम्राज्य 436 ईस्वी में ढह गया, जबकि पूर्वी साम्राज्य फलता फूलता रहा। 5वीं और 6ठी शताब्दी में कमजोर हो रहे रोमन साम्राज्य को और भी भयानक और खतरनाक घटनाओं का सामना करना पड़ा। ईस्वी सन 535 में एक ज्वालामुखी फटा, जिससे राख और धुआं निकला। इस विस्फोट की वजह से 1 साल ऐसा बीता मानो गर्मी का मौसम ही न आया हो। चश्मदीदों ने बताया कि सूरज बहुत कम निकलता था और हर समय आसमान में बादल छाए रहते थे। ये कई मौसमी विसंगतियों में से एक थी। 540-541 ईस्वी में एक और ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिसने वातावरण को बहुत ठंडा कर दिया। 530 और 540 का दशक सबसे ठंडा दशक था। 546 ईस्वी में यूरोप के गर्मियों का तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। लेट एंटीक लिटिल आइस एज, छोटा हिमयुग और बूबोनिक प्लेग ने रोमन साम्राज्य को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई। संक्षेप में, रोमन साम्राज्य लेट एंटीक लिटिल आइस एज से कभी उबर नहीं पाया। 506 ईस्वी में गर्मी न होने की वजह से खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई। पिछले साल की फसल अच्छी थी और अनाज का इनफ जखीरा होने की वजह से साम्राज्य के लोग किसी तरह उस साल गुजर बसर कर गए। लेकिन आयरलैंड और चीन में अकाल पड़ा, जो इस बात का सबूत है कि जलवायु परिवर्तन का असर पूरी दुनिया पर पड़ा था। ठंड की वजह से आबादी भी कम हो गई। वहां सिर्फ 10,000 से 20,000 रोमन ही रह गए। पूरे के पूरे शहर सिकुड़ गए। स्पेन, गौल और इटली में कई गोथ जातियों के लोग रहने लगे। जंगली जानवर उन खेतों पर फिर से रहने लगे जो पहले साम्राज्य के पश्चिमी शहरों को अनाज देते थे। महामारी ने पूर्वी सेना को कमजोर कर दिया था। सैनिकों को तनख्वाह देने के लिए पैसे कम थे
इसलिए राज्य इतने सैनिक इकट्ठा नहीं कर पाया कि साम्राज्य की रक्षा कर सके। 641 ईस्वी में फारसी साम्राज्य ने अलेक्जेंड्रिया को जीत लिया। फारस की जीत के बाद कॉन्स्टेंटिनोपल को अनाज मिलना बंद हो गया। महामारी ने कॉन्स्टेंटिनोपल का दम घोंट दिया और 640 ईस्वी के दशक की शुरुआत में हेराक्लियस के नेतृत्व में साम्राज्य का पतन हो गया। ईसाई, यहूदी और इस्लामिक अरबों ने पूर्वी और दक्षिणी रोमन साम्राज्य के खजाने लूट लिए। कॉन्स्टेंटिनोपल टिका रहा, लेकिन रोमन साम्राज्य बिखर चुका था। इस किताब का मेन मैसेज हालिया साइंटिफिक जांचों से प्राकृतिक जलवायु रिकॉर्ड्स के बारे में पता चला है, जिससे रोमन साम्राज्य के जलवायु के बारे में पहले से कहीं ज्यादा जानकारी मिली है। रोमन साम्राज्य के चरम पर होने के वक्त रोमन जलवायु इष्टतम आरसीओ लगभग 150 ईस्वी में खत्म हो गया, जिससे जलवायु अस्थिर हो गई और भयानक प्लेग फैलने लगे। लेट एंटीक, लिटिल आइस एज और बुबोनिक प्लेग ने पहले से ही लड़ाई झगड़ों और हमलों से कमजोर हो चुके साम्राज्य पर और बोझ डाल दिया, और 600 ईस्वी के शुरुआती दशक तक अरब खलीफा ने साम्राज्य के लगभग सभी इलाकों को जीत लिया।